जितने भी छात्र छात्राएं अध्यापक जो स्पेशली CTET, TET और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो बच्चे स्पेशली मैथ्स जिनका नहीं होता, जो आर्ट फैकल्टी से बिलोंग करते हैं या हो सकता है कि साइंस फैकल्टी से बिलोंग करते हो, मगर एक क्विक आंसर किस प्रकार से निकाला जाए, इस चीज़ के लिए जानने के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो हम आपको ये साथ शेयर कर रहे हैं। यह जो वीडियो है यह CTET के लिए बहुत ज़रूरी है, TET के लिए भी लागू होगा, बस वो मराठी में होगा और अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है ये होगा। और जनरली हम ये देखते हैं कि मैथ्स में लैंग्वेज मायने नहीं रखता, चाहे वो हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, मराठी में हो, गुजराती में हो, किसी भी लैंग्वेजेस में हो, मैथ्स तो मैथ होता है। तो चलो हम देखते हैं, सबसे ज़्यादा प्रिपरेशन आपका CTET का हो जाए, उसके बाद TET का हो जाए और उसके साथ साथ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी आपका प्रिपरेशन हो जाए। तो शुरू करते हैं, कुछ चुनिंदा प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे जो जिसको हम वेरी IMP जो प्रश्न बोलते हैं, उन प्रश्नों का हल एक आसान तरीके से किस प्रकार से किया जाए, हम आज के वीडियो को शुरू करते हैं। मैं OT सर आप सभी के साथ यह वीडियो साझा कर रहा हूँ। आप अगर अच्छे मार्क्स लाते हैं तो हमें बड़ी ही खुशी होगी। हम आपको बता दें कि हम किसी भी कोचिंग क्लास से रिलेटेड नहीं हैं, बस हमारा उद्देश्य है कि जिस प्रकार से हमने एक TET और CTET दोनों परीक्षाएं पास करके आज हम अध्यापक के पद पर कार्य कर रहे हैं, बस हमारे छोटे भाई और बहनें इस पद पर कार्य करें या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो अलग अलग पद पर कार्य हो करें। तो पहला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक संख्या लिखी हुई है और यहाँ पर ये बोला गया है कि यह जो संख्या है, अब एक संख्या दी हुई है का अंतरराष्ट्रीय पद्धति में नाम किस प्रकार लिखा जाएगा। अब अंतरराष्ट्रीय पद्धति की अगर बात करते हैं तो जनरली क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि जहाँ से इकाई स्टार्ट होता है वहाँ से तीन तीन संख्याओं का ग्रुप बनाते हैं। क्या करते हैं, हम तीन तीन संख्याओं का ग्रुप बनाते हैं। और जब वो तीन संख्याओं का ग्रुप बनाते हैं तो पहली जो तीन संख्याएं होती है उन्हें इकाइयाँ बोलते हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में पहली तीन संख्याओं को इकाइयाँ बोलते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं कि यहाँ पर ग्रुप कैसे बनेंगे। ये पहला ग्रुप हो गया तीन संख्याओं का, जहाँ पर 2, 9, 1 का एक ग्रुप बनेगा। उसके बाद में तीन संख्याओं का ग्रुप बनेगा जिसे हम हजार बोलते हैं। और उसके बाद में तीन संख्याओं का, ऐसे तीन तीन संख्याओं का ग्रुप बनता है जिसे हम मिलियन बोलते हैं। मगर तीसरा जो हमारा ग्रुप बना है वहाँ पर मात्र दो ही संख्या है, तो दो ही संख्याओं का हम क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे। तो हमारा जो पहला ग्रुप बन गया है वो हो गया इकाई वाला। उसके बाद में दूसरा जो तीन संख्याओं का ग्रुप बना है वो हो गया हजार वाला। और तीसरा जो ग्रुप बना है वो है मिलियन वाला। अब इसे पढ़ा कैसे जाता है, तो यहाँ पर देखिए तीसरा जो ग्रुप हमने बनाए थे वो मिलियन वाला है। मिलियन में क्या आया है, 78 आया है, यानी 78 को हिंदी में हम क्या बोलते हैं 78 बोलते हैं। तो ये हो गया 78 मिलियन। उसके बाद में ये तीनों संख्या को एक साथ बोलते हैं और उसको हजार लगा देते हैं, 921,000। 78 मिलियन 921,000। और उसके बाद में ये तीन संख्या है जहाँ पर एक जीरो है तो क्या आ जाएगा 92। क्या हो जाएगा 92। इस प्रकार से हम देखेंगे कि कौन सी संख्या लिखी हुई है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है, यह ऑप्शन नंबर 3 क्या है, इस प्रकार से लिखा है। देखिए 78,921,000 और 92, इसलिए इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन क्रमांक 3। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति या अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में तीन तीन संख्याओं के क्या होते हैं, ग्रुप बनाए जाते हैं। और वही अगर भारतीय प्रणाली में अगर बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। उसके बाद में पहला ग्रुप तीन संख्याओं का, दूसरा ग्रुप दो संख्या का, तीसरा ग्रुप दो संख्याओं का और बाद से दो दो संख्याओं के क्या बनते हैं, ग्रुप बनते हैं। अभी हम दूसरे प्रश्न की तरफ आते हैं। हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो दूसरा प्रश्न इतना ही इंटरेस्टिंग है, इतना ही अच्छा है। यहाँ पर हम प्रश्न देख लेते हैं। ये प्रश्न इस प्रकार से बोला है कि 15,703 को अंकों में किस प्रकार लिखा जाएगा। किसे
इसे फिर से देख लेते हैं। क्या 15,703। अभी 15 करोड़ की अगर बात कर रहे तो पहला अगर देखते तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख तक ही जाता है, पहला तो नहीं हो सकता। दूसरा देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, उसके बाद में लाख, 10 लाख, ये भी लाख तक ही जाता है, करोड़ तक जाता ही नहीं है। तीसरा देख लेते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, उसके बाद में लाख और 10 लाख, 10 लाख तक ही पहुंचता है। चौथा नंबर देख लेते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और उसके बाद में करोड़ और 10 करोड़। तो ये हो गया 15 करोड़। उसके बाद में सब 0 0 है तो 15,703। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इस प्रकार से बहुत ही अच्छे अच्छे जो प्रश्न हैं वह CTET के परीक्षा में हमें देखने मिलते हैं। उसके बाद में यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है कि 68 मिलियन। अब जहाँ पर भी मिलियन की बात आती है तो वहाँ कौन सी प्रणाली हो जाती है, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली हो जाती है, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली को हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं। तो इस इंटरनेशनल सिस्टम में 68,255,068 को अंकों में लिखिए। अब यहाँ पर देखिए ग्रुप तो बराबर बनाए हैं, तो पहला क्या हो जाएगा, पहला जो हो जाएगा वो तो इकाई वाला हो गया। उसके बाद में 255,000 ये तो बराबर हो गया, मगर 68 मिलियन बोलता है, यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर सॉरी 67 मिलियन बोलता है, क्या बोलता है, 67 मिलियन बोलता है। तो हमारा जो पहला ही है तो ये पहला ही आ रहा है, 67 मिलियन भी हो रहा है, 255,000 भी हो रहा है और 68 भी हो रहा है। 68 हो रहा है नहीं, 67 दिया है, 67 हो रहा है। उसके बाद में दूसरा अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 67 मिलियन हो रहा है, ये मिलियन तो बराबर आ रहा है। यहाँ 255,000 के बदले से 25,000 हो रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। उसके बाद में तीसरा 205,000 दिया है, हमें 255,000 चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद में चौथे वाले में 67 मिलियन भी हो रहा है, 255,000 भी हो रहा है, मगर हमें क्या बोला है, 67 बोला है। यहाँ पर क्या है 670, इसलिए चौथा भी नहीं हो सकता। तो हमारा जो सही जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर 1 आएगा। इस प्रकार से ऐसे ही प्रश्नों को हम क्या कर सकते हैं, बड़े आसानी के साथ हल कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं हम, क्या दिया है, 999 के पूर्ववर्ती, 999 की पूर्ववर्ती संख्या। अब पूर्ववर्ती संख्या को ही इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, प्रेडेसर बोलते हैं। प्रेडेसर बोलते हैं। और सक्सेसर यानी सामने वाली संख्या होती है। तो यहाँ पर हमें क्या बोला है, पूर्ववर्ती संख्या यानी पहले वाली संख्या। उसके बाद में 999 के पूर्ववर्ती की परवर्ती जिसे हम अभी सक्सेसर बोले थे, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, परवर्ती संख्या क्या होगी। अब यहाँ पर देखो 999 की पूर्ववर्ती ने बस 1 से कम, तो यहाँ पर क्या होगा, 999 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 998 हो जाएगा। ये हमने गलत लिख दिया है, 998। उसकी परवर्ती यानी प्लस वो 1 कर देंगे तो हमारी फिर से संख्या कौन सी आएंगी, 999, यानी फिर से क्या हो जाएगी, 999 हो जाएगी। तो हमारा जो सही ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन क्या रहेगा, 4 नंबर का हमारा सही ऑप्शन रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि आप जो रोमन संख्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रोमन संख्या दिया है कि आप LXIX को हिंदू अरेबिक पद्धति में कौन सा संख्यांक लिखेंगे। तो अभी देखिए यल का जो वैल्यू होता है वह 50 होता है। अब सामने वाला नंबर हमेशा प्लस होता है, तो 50 में 10 प्लस कर दिया तो कितना हो गया, 60 हो गया। मगर ये जो I और X का वैल्यू कितना होता है, 9 होता है। तो यहाँ पर प्लस हम क्या करेंगे, 9 करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 50 और 10 60, 60 और 9
कितना हो गया, 69 हो गया, 69 हो गया। तो हमारा जो सही आंसर रहेगा, हमारा जो सही आंसर रहेगा वो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इस प्रकार से रोमन नंबर के ऊपर 1 तो भी मार्क का प्रश्न जरूर आता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अब क्या दिया है कि संख्या दी है उसे रोमन पद्धति में किस प्रकार से लिखेंगे। तो ये 98 को किस प्रकार से लिखेंगे, 98 को किस प्रकार से लिखेंगे। तो हमने देखा है कि 100 के लिए C लिखा जाता है, तो ये हो गया 100। अब उसके पहले वाला अंक क्या हो जाता है, माइनस होता है, तो 100 में से 10 माइनस करेंगे यानी x लिखेंगे। उसके बाद में 8 लिखना है, तो 8 कैसे लिखते हैं, ये 5 प्लस आगे वाले 3। तो इस प्रकार से हमारा जो नंबर बनेगा वो किसका मान रहेगा, 98 का होगा। और इसी प्रकार का ऑप्शन हमें कहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, इसलिए हमारा इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। देन उसके बाद में हम देखते हैं अगला प्रश्न, 4 अंकों वाली बृहत्तम तथा न्यूनतम संख्याओं का योगफल क्या है। अब हम ये बोलेंगे कि हाईएस्ट 4 डिजिट नंबर और न्यूनतम 4 डिजिट नंबर का योगफल क्या होगा, यानी उसका प्लस क्या होगा। तो 4 अंकी वाली बृहत्तम यानी सबसे बड़ी, बृहत्तम यानी सबसे बड़ी, तो 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो हमें क्या करना होता है, 4 बार 9 लिखेंगे। तथा न्यूनतम संख्याओं का, तथा न्यूनतम 4 अंक की संख्या, न्यूनतम 4 अंक की संख्या अगर बोलेंगे तो क्या हो जाएगी, 1 के ऊपर 3 जीरो। इनका क्या होगा, योगफल यानी धन कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो 9 9 9 और ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये हमारा नंबर क्या बन गया है, 10,909 हो गया है। अब ये 10,909 यह जो नंबर है ये कहाँ पर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है, इसलिए इसका सही जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि संख्या 24 को रोमन अंकन प्रणाली में कैसे लिखा जाए। अब 24 में क्या होगा, 10 10 के 20 हो गए, और 24 के लिए क्या करेंगे, 4 कैसे लिखते हैं, I और V, ये हो गया हमारा 24। इसी को अगर हम सपोज अगर क्या कर देते हैं, ऐसा अगर लिख देते हैं तो ये हमारा अंक क्या बन जाएगा, 26 बन जाएगा। हमें चाहिए 24, इसलिए 24 हम इस प्रकार से लिखेंगे, और इस प्रकार से लिखा हुआ ऑप्शन कहाँ पर है, ऑप्शन क्रमांक 4 में है, ऑप्शन क्रमांक 4 में। ये अगर देखेंगे तो ये 23 बनता है, ये अगर देखेंगे तो ये कितना होता है, ये 20 में से 4 गए तो 16 हो जाता है। इसको इस प्रकार से तो लिखा नहीं जाता, जनरली हम इस प्रकार से लिखते हैं। उसके बाद में ये तो 26 बन जाएगा, और ये क्या हो गया है, 24 हो गया है। तो उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसका हार्डनेस बढ़ गया है, मगर हम अगर ट्रिक अगर समझ लेंगे तो हर प्रश्न का उत्तर हम बड़े ही आसानी और कुशलतापूर्वक दे सकते हैं। यहाँ पर क्या बोला है कि संख्या 1 से 40, हमारी जो संख्या है वह 1 से 40 तक की विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब विषम संख्या जिसे हम ऑड नंबर बोलते हैं, 1 से 40 तक आने वाले ऑड नंबर का जो योग है, जो प्लस है, जो क्या बोलेंगे टोटल है, वो क्या होगा। तो उसके लिए हमें ऐसा अगर कोई भी अगर नंबर आते हैं तो इसके लिए एक ही ट्रिक लगाना है, जितनी भी संख्या है नेचुरल नंबर्स है, उनको अगर मान लेते हैं क्या करना है, विषम संख्या निकालना है। तो जितना जो हाईएस्ट डिजिट पूछा गया है, हाईएस्ट डिजिट यहाँ पर क्या है, 40 है, तो ये 40 लिख देंगे। प्रत्येक विषम संख्या 2 के बाद आती है तो डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, और इसका क्या कर देंगे, इसको हम क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर देखते हैं हम 40 का जो स्क्वायर है, अब स्क्वायर यानी उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, तो 40 का स्क्वायर तो 0 का डबल 0 हो जाता है, और 4 का स्क्वायर होता है 6, और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम इसको अगर भाग देते तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, और ये 2 0, तो यहाँ पर हमें नंबर कौन सा मिल रहा है, हमें 400 ये नंबर मिल रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 400, ये हमारा क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा। यानी 1 से 40 तक की जितनी भी विषम संख्या है उनका योग क्या होगा, 400 होगा। अदरवाइज हम क्या करेंगे, 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे संख्याएं 39 तक लिखेंगे और उसके बाद अगर उनका टोटल करते हैं तो हमारा बहुत समय वेस्ट हो जाएगा और हो सकता है कि पूरा पेपर भी हम ना बना पाए। हमें पेपर में उस पूरे प्रश्न सॉल्व करने के लिए समय ही ना बचे। अभी हम अगला प्रश्न देखने वाले हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर ये बोला है कि 999 तथा 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं, 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं, इस प्रकार से यहाँ पर पूछा है। तो यहाँ पर देखिए हमें कहाँ से कहाँ तक देखना है, 999 से लेकर 3000 के बीच की 4 अंकों वाली कितनी संख्या है ये हमें देखना है। तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या करेंगे कि ये जो टोटल संख्या है तो 3000 होंगी। ये 3000 में से 999 ये कितने अंक डिजिट वाला है, कितने अंक वाला है, 3 वाला है। तो ये 3000 में से हम क्या करेंगे, 3000 से हम ये 999 यानी 3 अंक की संख्या, उसके बाद तो पूरी, उसके बाद 1000 आ जाएगा तो 4 अंक वाली संख्या हो जाएंगी। इसको हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। इसको अगर हम माइनस कर लेते हैं, इसे हम क्या कर लेते हैं, माइनस अगर कर लेते हैं और उसके बाद में क्या करेंगे, उसमें -1 करेंगे। जो भी नंबर आएगा उसमें क्या करेंगे, -1 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, तो इसको हम ब्रैकेट कर लेते हैं, इसको -1 कर देते हैं। ये दोनों का अगर हम माइनस करते हैं तो हमें आंसर कितना मिल जाएगा, 2001 आंसर मिल जाएगा। ये उसके बाद में हम -1 लेंगे, 2001 में से 1 अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका जो सही जवाब आएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। यानी 999 तथा 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्या है, तो ये आप ऐसा भी कर सकते। अदरवाइज आप दूसरी तरीके से क्या करेंगे, ये 3000 में से सीधा क्या कर लेंगे, ये 1000 तक क्या आएगा तो 3000 में से 1000 क्या कर देंगे, माइनस कर लेंगे। 3000 में से हम क्या कर सकते हैं, 1000 माइनस भी कर सकते हैं डायरेक्ट, तो भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2000 आ सकता है। आपको जो भी मेथड अच्छी लगे उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैथ्स में ट्रिक्स अलग अलग हो सकती है, सॉल्व करने की मेथड अलग अलग हो सकती है। हम कोशिश ये करते हैं कि जितनी अच्छी और जितनी शॉर्ट मेथड हो और जो इजी मेथड हो, जहाँ पर गलती की कोई गुंजाइश ना हो, ऐसे मेथड के साथ आप क्या करें, हमेशा प्रश्नों को बहुत ही सटीक तरीके से, बहुत ही एररलेस तरीके से सॉल्व कर सके। उसके बाद में यहाँ पर बोला है 10,000 प्लस 10 इकाई प्लस 10 दहाई बराबर है। अब 10,000 सबसे पहले देखेंगे, सब में प्लस करना है। 10,000 कैसे लिखते हैं, ये 10 और ये हो गया 1000, है ना। ये 10,000 प्लस क्या है, 10 इकाई, प्लस क्या लिखा है, 10 इकाई। अब 10 इकाई यानी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसके बाद में क्या बोला है, 10 इकाई के बाद में क्या बोला है, 10 दहाई। 10 दहाई यानी 10 बार, तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इनका हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो आंसर क्या आएगा, ये 0 0 0 0 ही आएगा। यहाँ पर 0 + 1 + 0, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। तो हमारा सही आंसर क्या निकला है, 10,110। और ये 10,110 कहाँ पर आया है, ऑप्शन नंबर 1 में ही आया है। इसलिए इसका सही जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर जो अधिकतर आता है दशमलव में, जहाँ पर हम डेसिमल में जो नंबर लिखा हुआ है, इसमें बोला है यह कि जो भी नंबर है जिसे हम अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हैं, 1715.271, क्योंकि दशमलव के बाद की जो संख्या रहती है वो एक एक पढ़ी जाती है। 271 या 271 नहीं बोलते, उसे 271 इस प्रकार से बोला जाता है। इसमें 7 स्थानीय मानों का अंतर बताइए। अब 7 का स्थानीय मान देखो, 7 2 बार आया है,
7 कितने बार आया है? 2 बार आया है। जो पहला जो 7 है, पहला जो 7 है वो पूर्ण संख्या में है, होल नंबर में है, तो उसका मान क्या हो जाएगा? इकाई दहाई और सैकड़ा, तो वो हो जाएगा 700। वो क्या हो जाएगा? 700। उसके बाद में ये जो 7 है, इस 7 का मान क्या हो जाएगा? ये दशमलव को इकाई लेते, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी पॉइंट कितना आएगा? 0.07 ऐसा आएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम भी 2 नंबर दे देते हैं। अब यहाँ पर 0.07 उसका मान हो जाएगा। इसका अंतर कितना है? अंतर अगर बोला है, इसको पॉइंट समझ लीजिए, अंतर अगर बोला है तो इसका मतलब होता है माइनस, डिफरेंस। तो 0 में से 7 नहीं जाते तो ये तो 10 में से 7 जाएगा, 3 रहेगा। उसके बाद में ये 9 हो जाएगा, उसके बाद में ये 9 हो जाएगा, उसके बाद में ये 9 हो जाएगा, उसके बाद में ये 6 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? यहाँ दशमलव लगा देते हैं, 9, उसके बाद 9 और ये 6, है ना। तो हमारा जो सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाना चाहिए? 699.93, यानी 699.93। तो इस प्रकार से जो हमारा जो आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 4 है। ऑप्शन नंबर 4 है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? इसका आंसर निकाल सकते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बड़ा ही अच्छा दिया हुआ है, हमारा एक ऑप्शन दब रहा है, हम थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर ये बोला है कि गुणनफल किसका गुणनफल 1025 और 125 में क्या जोड़ा जाए जिससे कि आपको क्या मिल जाए? 1,45,105 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर ये दोनों 1025 मल्टीप्लाई बाय 25 अगर करते हैं तो हमें क्या मिलता है? आपको बता देते हैं कि हमें क्या मिलता है? 1,45,105 मिलेगा। ये दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, हम यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मगर हमारा स्क्रीन छोटा है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मैथ के जो क्वेश्चन है, आप अगर मोबाइल में देख रहे होंगे तो अपने मोबाइल स्क्रीन को क्या कर दिया जाए? हॉरिजॉन्टल कर दिया जाए, आड़ी कर दिया जाए, फुल स्क्रीन में ला लिया जाए। तो ये दोनों का अगर जोड़ कर लेते हैं तो इसका आंसर हमें क्या मिलता है? 1,45,000, हमने कितना बोले थे? 1,45,105 मिलता है। 1,45,105 मिलता है। अब ये 1,41,005 मिलता है। अब इसमें क्या जोड़ा जाए कि जिससे क्या हो जाए? 1,45,105 प्राप्त हो जाए। अब यहाँ पर देखिए कि ये करने पर 1,45,005 कर दिया जाए, तो यहाँ पर देखिए ये दोनों का अगर हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आता है? 1,28,000। कितना? ये दोनों का, ये तो देखो 1,45,105 टोटल होना चाहिए। 1,025 मल्टीप्लाई बाय 125 का अगर हम क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो वो हो जाएगा 1,28,000 और कितना हो जाता है? 125 होगा, 125 होगा। अब क्या जोड़ा जाए? तो इसको माइनस करेंगे, तो 5 में से अगर 5 चले गए तो 0 हो गए, 0 में से 2 नहीं जाते तो 10 में से 2 गए तो 8 रहे, यहाँ पर 2 हो गए तो 11, 11 में से 2 गए तो 9 हो गया, यहाँ पर 1 जुड़ गया 9 हो गया, 15 में से अगर 9 गए तो 6 हो गया, यहाँ पर 1 आ गया, 4 में से अगर 3 चले जाए तो 1 हो जाता है, 1 में से 1 गया 0। तो हमारा आंसर कितना आ जाता है? 16,980 आ जाता है। और 16,980 क्या है? हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो? अलग अलग तरीके से हल कर सकते हो। अब क्या जोड़ा जाए बोले तो घटाना पड़ता है, और क्या घटाया जाए बोले तो जोड़ा जाता है अधिकतर। अब अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न बड़ा ही अच्छा है। यहाँ पर क्या बोला है? गुणनफल 2002 मल्टीप्लाई बाय या गुणित 202 में क्या घटाया जाए जिससे कि क्या मिल जाए हमें? 2,02,000 मिल जाए। क्या मिल जाए? 2,02,000 मिल जाए। तो क्या घटाया जाए बोलता है? तो सबसे पहले तो क्या किया जाए? इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले कि ये जो क्या बोलेंगे हम इसको? 2002 मल्टीप्लाई बाय 2, इसका आंसर कितना होता है ये देख लेते हैं। तो
2002 मल्टीप्लाई बाय 202 अगर हम करते हैं तो उसका हमें आंसर क्या मिल जाता है, 4,04,404 मिलता है। 4,04,404 मिलता है, 404 मिलता है। इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से क्या करेंगे, ये जो 2 लाख कितना 2 लाख 2 है तो पूरे 0 0 0 0 आएंगे। 2 लाख 2 इसको अगर घटा दिया जाए तो यहाँ पर 2 रहेगा, यहाँ पर 0 रहेगा, यहाँ पर 4 रहेगा, यहाँ पर 4 रहेगा, यहाँ पर 0 रहेगा, यहाँ पर 0 रहेगा। तो हमें आंसर क्या मिल गया है, 2,04,402 मिल गया है। हमें आंसर क्या मिल गया है, 2,04,402 मिल गया है। तो हम 2,04,402 को क्या करेंगे, घटाया जाए तो हमारा 2,04,402 कहाँ पर आएगा, हमारा फिर से क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बोलिए क्या आएगा, 1 आएगा। इस प्रकार से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न भी बड़ा ही अच्छा प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। अगला प्रश्न बड़ा ही अच्छा प्रश्न यहाँ पर दिया है। क्या बोलता है कि 15 इकाइयाँ, 20 दहाइयाँ और 12 सैकड़े किसके बराबर होते हैं। 15 इकाइयाँ है, कितनी है, 15 ही इकाइयाँ है। तो उसका वैल्यू क्या होगा, 15 अगर इकाई है तो 15 होगा। उसके बाद में 20 दहाइयाँ ने 20 मल्टीप्लाई बाय 10 तो क्या होगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या होगा, 200 होगा। उसके बाद में 12 सैकड़ा यानी 100 होता है तो 100 इंटू 12 क्या होगा, 1200 होगा। क्या होगा, 1200 होगा। इनका सबका अगर हम प्लस करते हैं, सबका क्या करते हैं, प्लस करते हैं तो 5 0 0 5 ही होता है, 1 और 0 0 0 1 ही होता है, 2 और 2 4 होता है और 1 का 1 रहेगा। तो हमें क्या मिलता है, 1,415 मिलता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है हमें क्या मिलता है, ऑप्शन नंबर 1 मिलता है, 1,415। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि 496 योग 318 का निकटतम सैकड़े में मान करिए। अब योग क्या बोला है, यहाँ पर योग बोला है, क्या बोला है, योग बोला है। अगर योग अगर कर देते, योग यानी जोड़ना, योग यानी क्या होता है, जोड़ना, तो हम किसको जोड़ेंगे, 496 या 496 बोल सकते हो, प्लस 318 या 18 बोलते हैं इसको, 18 भी बोलते हैं। तो 6 और 8 कितना होता है हमारा, 14, 14 के 4 हो गए, हाथ का 1 हो गया, 11 का 1 रहेगा, हाथ का 1, 814। इसे क्या करना है, निकटतम सैकड़ा, निकटतम सैकड़ा। अब इसका निकटतम सैकड़ा 800 के ऊपर है, मगर 800 से लेकर 801 से लेकर 850 तक क्या रहेगा, 800 माना जाता है। और 851 से 899 क्या माना जाता है, आगे वाला सैकड़ा होता है। तो ये जो 814 है ये 850 से छोटा, इसलिए पहले वाला 8 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 800 सैकड़े में क्या होगा, 800 में क्या होगा, इसका मान होगा। इस प्रकार से इसका हम आंसर क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हो। आपको यह जो पद्धति है बड़ी इजी लग रही होगी। हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर बोलता है 1 से 100 तक की संख्याओं में अंक शून्य कितनी बार आता है, 1 से 100। अब 1 से 100 की अगर बात करते हैं तो शून्य कितनी बार आता है, तो हम देखते 10, उसके बाद में 20, उसके बाद में 30, ऐसा 90 तक अगर जाएंगे तो 90 तक कितने बार आएंगे, एक एक बार आएंगे। तो वो कितने हो गए, 9, वो कितने हो गए, 9 बार हो गए। मगर 100 में कितने शून्य आते हैं, कितने शून्य आते हैं या कितने जीरो आते हैं, 2 आते हैं। तो 9 में अगर 2 मिला जाए तो आंसर क्या हो जाता है, 11 हो जाता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या होगा, इसका सही जवाब होगा। उसके बाद में हम आगे वाला प्रश्न देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर बोलता है कि 1 से 30 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं है। अब 1 से 30 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, अभाज्य संख्या जिसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं, मूल संख्या बोलते हैं। तो ये जो अभाज्य संख्या जो है, क्या देख रहे हैं हम, अभाज्य संख्याओं की अगर बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अभाज्य संख्याओं की बात करते हैं, तो कौन कौन सी आती है। तो ये 1 से 30 की अगर बात करते हैं तो 1 को तो ले आने जाता, 2,
क्योंकि 2 में 2 का ही भाग जाता है। उसके बाद में अगर हम कोई अगर उसके सामने वाला अगर हम नंबर लेते हैं तो 2 के बाद में आता है 3, 3 के बाद में अगर बात करते हैं तो आता है 5, 5 के बाद में 7, 7 के बाद में 11 आता है, 11 के बाद में क्या आता है, 13 आता है, 13 के बाद में 17 आता है, 17 के बाद में 19 आता है, 19 के बाद में 23 आता है और 23 के बाद में 29 आता है। उसके बाद तो 30 लग गए। तो टोटल संख्या कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारा जो आंसर जो हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, जिसे हम अभिष्ट उत्तर बोलते, वो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सही उत्तर को या सही जवाब को क्या बोलते हैं, अभिष्ट उत्तर भी बोलते हैं। वो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, या सही जवाब क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद में अगला प्रश्न यहाँ पर बोला है कि किसी विषम प्राकृतिक संख्या के परवर्ती तथा पूर्ववर्ती, अब परवर्ती यानी हमने देखा था कि सक्सेसर, और पूर्ववर्ती यानी प्रेडेसर का गुणनफल हमेशा किस संख्या से विभाजित है। तो यहाँ पर देखेंगे, अगर मान लेते वो संख्या क्या रहेगी, वो संख्या क्या करेगी, मान लेते कोई भी ले सकते हैं आप, 3 ले सकते, 5 ले सकते, विषम संख्या तो लेना है, 7 ले सकते, उसके बाद में 9 ले सकते, उसके बाद 11 ले सकते, 13 ले सकते, 15 ले सकते। हम उदाहरण के लिए 11 अगर लेते हैं तो 11 की जो परवर्ती संख्या है, परवर्ती यानी सक्सेसर है, वो 12 है, और पूर्ववर्ती क्या है, 10 है। ये दोनों का अगर हम क्या कर देंगे, गुणनफल करेंगे तो ये हो जाएगा 120। 120 ये हमेशा किस संख्या से विभाजित होती है, तो 8 इस संख्या से हमेशा क्या होगी, विभाजित होंगी। यहाँ पर 3 4 6 भी हो सकता है, मगर छोटी संख्या कर लिए तो इनमें प्रॉब्लम जा सकता है। इसलिए हमारा इसका सही जो जवाब होगा ये ऑप्शन नंबर 4 होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि 7 और 13 के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी। इसके बीच में 7 और 13 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होगी। तो इसका जो सही जवाब आएगा, 7 और 13 के बीच में जो परिमेय संख्या है वो कितनी भी हो सकती है। इसलिए इसका उत्तर हमेशा क्या हो सकता है, अनंत ही आएगा, इनफाइनाइट ही आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट ही आएगा। तो 7 और 13 के बीच अनंत परिमेय संख्या होगी। इस प्रकार से इसका हम क्या देंगे, आंसर देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आते हैं। यहाँ पर एक संख्या दी है, उसकी परवर्ती संख्या हो, परवर्ती यानी आगे वाली संख्या, जिसे हम क्या बोलते हैं, सक्सेसर बोलते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली 1 मिला देंगे। ये अगर मिला देते तो क्या हो जाएगा, ये पहला भी 0, दूसरा भी 0, तीसरा भी 0, उसके बाद चौथा भी 0, पांचवा भी 0, छठा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि सबका 10 आता है, और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा, ये कितने 0 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, है ना, 5 0 अगर आ गए, इसका मतलब ये 10,000 तक आ गए, लाख और 10 लाख यानी 11 लाख। क्या बनेगा, 11 लाख। और 11 लाख लिखा कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर 4 में लिखा है। कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर 4 में लिखा है। उसके बाद अगला प्रश्न हम देख रहे हैं कि एक यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है, थोड़ा सा अपने लिए भी जगह रख देते, नहीं मगर थोड़ा सा कोई बात नहीं, इसको हम ऊपर लेकर चले जाते, चलो ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4,89,348 माइनस कितना है, 48,365 को 100 तक क्या है, सन्निकटन करने पर कितना मान आएगा। 100 तक सन्निकटन करना है इसको, माइनस करने के बाद में। तो ये दोनों संख्याओं को अगर हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। दोनों संख्याओं को अगर हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अब माइनस आप अपने भी हिसाब से कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4,40,000। इसका अगर क्या करते थे, माइनस कर देते, 4,40,900 क्या आएगा, 983 आएगा। अब ये 983, तो उसका जो सन्निकट क्या है, सन्निकट यानी नियरेस्ट 100, तो ये 950 से बड़ा यानी क्या हो जाएगा, ये 1000 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो
4,40,000 में अगर 1000 मिला दिया जाए, क्या मिला दिया जाए, 1000 अगर मिला दिया जाए तो 4,41,000 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 4,41,000 बन जाएगा। और 4,41,000 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 2 में है। इस प्रकार से इसका आंसर हम आसानी से निकाल सकते हैं। और एक प्रश्न जो बार बार इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, वो प्रश्न हम देख लेते हैं। एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने कितने वोट लिया है, 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने कितने वोट लिया है, 3,48,700 मत प्राप्त किए। बताइए सफल प्रत्याशी चुनाव में कितने मतों से जीता। तो हम क्या करेंगे, ये जो 5,75,000 में से हम 3,48,700 को क्या कर देंगे, सिंपली माइनस कर देंगे। तो हमें आंसर मिलेगा, क्या मिलेगा, आप खुद ही इसका माइनस करके देख लीजिए, 2,28,800 इसका हमें क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। और 2,28,800 कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर 3 में लिखा है। ऑप्शन नंबर 2 आपको गुमराह करने के लिए, ऑप्शन नंबर 4 भी आपको गुमराह करने के लिए दिया हुआ है, ताकि जल्दबाजी में हम ऐसी मिस्टेक करते हैं और इस प्रकार से गलत भी क्या कर सकते हैं, प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं। तो हमें गलत नहीं निकालना है, हमें बिल्कुल सही प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं। उसके बाद में एक गांव की कुल जनसंख्या कितनी है, 78,692 है, यह 78,692 है। इनमें से 29,642 पुरुष है, मेल है, और 28,167 या 28,167 महिला है, तथा शेष जो बाकी के वो बच्चे हैं। तो बच्चों की संख्या कितनी है, सबसे पहले दोनों का हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। सबसे पहले दोनों का क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। दोनों का अगर मान लेते क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते, पुरुष और महिला का अगर प्लस कर लेते हैं तो उसका आंसर हमें क्या मिलेगा, आंसर हमें क्या मिलेगा, 57,809 मिलेगा। आप चाहे तो टैली कर सकते हो। अब ये 57,809 को क्या करेंगे, ये जो 78,692 में से माइनस कर देंगे तो हमें आंसर कितना मिलेगा, 20,000, कितना मिलेगा, 20,883 मिलेगा। अब ये 20,883 कहाँ पर लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1 में ही लिखा है। हम आपका समय बचाने के लिए कैलकुलेशन डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी टीचर बनने वाले, अध्यापक बनने वाले, हमें जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो जरूर आता है। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 25। आज हम टोटल 35 प्रश्नों का क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ताकि अलग अलग प्रकार में जो मैथ्स के जो क्या आते हैं, प्रश्न आते हैं, उनका क्या हो जाए, हमारा क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। बाइनरी संख्या यहाँ पर दिया है, कौन सी संख्या, 10,010, कौन सी संख्या है, 10,010 का दशमलव संख्या के रूप में क्या मान होगा, बाइनरी संख्या में, कौन सी, इसमें बाइनरी संख्या में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसका दशमलव संख्या रूप में क्या मान होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर लिख देते हैं, कौन सा, 10,010, यह संख्या लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये जो शून्य का जो ये बाइनरी में अगर लिखते हैं तो 2 का पावर 0, उसके बाद में एक के लिए 2 का पावर 1, एक एक से बढ़ते जाता है, उसके बाद 2 का पावर 2, उसके बाद में 2 का पावर क्या होगा, 3 होगा, और यहाँ पर 2 का पावर क्या होगा, 4 होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, शून्य का कोई मान नहीं होता, तो शून्य यहाँ पर आया है, इसका मतलब ये 2 का पावर 3 कट जाएगा, 2 का पावर 2 कट जाएगा, और 2 का पावर 0 कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा है, 2 का पावर 4, और हमारे पास में क्या बचा है, 2 का पावर 1 बचा है। अब 2 का पावर 4 यानी 2 को हम कितने बार लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे। 2 को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 बार। तो इसका आंसर क्या गया, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 हो गया, प्लस 2 का पावर 1 यानी 2 ही होता है, तो 16 और 2 कितना होता है, 18 होता है, 18 होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो बच्चा लोग नहीं, आप तो सभी टीचर बनने वाले, मगर क्योंकि हम आपको पढ़ा रहे हैं तो उस नाते हम गुरु हुए। तो चलो हम देखते हैं
कि आगे का प्रश्न क्या है। राजेश दिए गए अंकों को, जैसे यहाँ पर कुछ अंक दिए गए हैं 6, 2, 7, 4 और 3। अब इसको क्या करते हैं, क्या बोलेंगे उसको, जो हमारे जो ऑप्शन है उसको लॉक कर देते हैं, क्योंकि हम इसका आंसर जो है खुद ही बना लेंगे। राजेश दिए गए अंक जो दिए हैं 6, 2, 7, 4 और 3, क्योंकि हमारे स्क्रीन में पूरा प्रश्न नहीं आ रहा है, से ये एक सबसे बड़ी संख्या बनाना चाहता है, यानी हाईएस्ट डिजिट बनाना चाहता है, किंतु प्रश्न की शर्त पर, मगर प्रश्न की एक शर्त है, क्या है, उसे प्रत्येक विषम संख्या 2 बार, विषम संख्या अगर आ गई तो 2 बार, और प्रत्येक सम संख्या 1 बार प्रयुक्त करनी है, तो सही संख्या क्या होगी। अब यहाँ पर क्या बोला है, विषम संख्या को 2 बार लिखना है और सम संख्या को 1 ही बार लिखना है। तो इससे क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या बनाना है तो सबसे बड़ा नंबर लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो विषम संख्या तब सबसे बड़ा है तो ये 7 है सबसे बड़ा, ये 7 विषम संख्या है, और विषम संख्या को हमें कितने बार लिखना है, 2 बार लिखना है, तो 2 बार लिखेंगे। सम संख्या को 1 ही बार लिखना है, उसके बाद में 6 आता है, 6 सम संख्या इसलिए 1 ही बार लिखेंगे। उसके बाद में 4 आता है, 4 भी सम संख्या 1 ही बार लिखेंगे। उसके बाद 3 आता है, 3 विषम संख्या इसलिए 2 बार लिखेंगे। उसके बाद में 2 सम संख्या आता है, ये संख्या बनेगी, तो ये संख्या क्या बन गई है, ये 3 का ग्रुप, उसके बाद ये 2 का ग्रुप, यानी 77,64,332। अब ध्यान रखना हम क्या बोले हैं, 77,64,332 आया है। और ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है बताइए, इस प्रकार से कहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप बोलेंगे सर ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 में लिखा है। ऐसा कहाँ पर लिखा है, ऑप्शन नंबर 4 में लिखा है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि मैथ्स को बहुत कम लोग एंजॉय करते हैं, क्योंकि मैथ्स थोड़ा सा बोरिंग माना जाता है, मगर जिसमें इंटरेस्ट जाग गया तो मैथ्स से जैसा कोई भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं है। और उम्मीद करेंगे कि आपको मैथ्स हम इंटरेस्टिंग करेंगे, बड़े ही इजी तरीके से समझा देंगे। यहाँ पर ये बोला है कि एक संख्या है, क्या है, जो भी संख्या रहेगी, जो भी संख्या पढ़ लेते हैं, 6,45,321 में 5 के स्थानीय मान जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू बोलते हैं, और अंकित मान जिसे हम क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू बोलते हैं। प्लेस वैल्यू यानी जिस प्लेस पर रहेगा उसका प्लेस का वैल्यू, और अंकित मान का रहेगा जो दिखता है वही। तो 5 यहाँ पर 5 का जो क्या बोलेंगे, स्थानीय मान देखेंगे, 5 कौन से स्थान पर आया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, या तो फिर वंस, टेंस, 100, 1000। तो 5 का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 5000। उसके बाद में उसका अंकित मान क्या है, 5 है। अब इसका अंतर क्या होगा, अंतर यानी माइनस होता है, तो 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो क्या आएगा, 5000 में से अगर 5 गया तो 4995 मिल जाएगा। यानी हमारा सही जो आंसर आ जाएगा वो सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 4 आएगा। तो बच्चा लोग बजाओ ताली, ऐसा नहीं बोलेंगे, ये तो मजाक कर रहा था। तो उसके बाद में क्वेश्चन देख लेते हैं कि 231 और 596, 231 और 596 को किस एक संख्या से गुना करें कि दोनों का गुणनफल बराबर हो जाए। अब यहाँ पर देखो भाई साहब, दोनों अगर संख्या अलग अलग है, उनको किसी एक ही संख्या से गुना करना है तो दोनों इक्वल हो जाए। ऐसे समय में तो अगर 0 से अगर इसको गुना करते हैं तो इसका आंसर 0 हो जाएगा, 0 को इसको अगर गुना करते हैं तो इसका भी आंसर 0 हो जाएगा, और दोनों तरफ 0 है, इसका मतलब इनका गुणनफल क्या हो गया, बराबरी का हो गया। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या आएगा, 4 आएगा। बहुत ही ईजी है। उसके बाद में अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न रहा आपके स्क्रीन के ऊपर ए। हाँ, ये केबीसी थोड़ी खेल रहे हैं हम तो टीचर खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं, टीचर खेल रहे हैं। तो यहाँ पर ये बोला है कि एक संख्या दी गई दशमलव में, उसमें ये का स्थानीय मान क्या होगा, एक का स्थानीय मान, ये एक का स्थानीय मान। तो यहाँ पर देखो 0.01। अब यहाँ पर देखो जो पॉइंट वाला नंबर होता है इसको इकाई, दहाई और सैकड़ा लिया जाता है, यानी ये क्या हो जाएगा 1/100 हो जाएगा। 1 बाय क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और ये जो 1/100 है क्या लिखा है, 1/100 लिखा है,
क्या लिखा है 1/100 लिखा है। ये कहाँ लिखा है ऑप्शन नंबर 3 में लिखा है, इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। उसके बाद में अगले प्रश्न के तरफ हम आते हैं, अगले प्रश्न के तरफ हम आते हैं, चलो आते हैं। यहाँ पर बोला है 4.44, उसके बाद में 0.04, उसके बाद में 44.4, उसके बाद में 444, ये सबको अगर मिला दिया जाए तो क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, ये दो जो पूरी संख्या है इनको मिला देते हैं, क्योंकि पूरी संख्या है तो ये हो जाएगा 448। क्या हो जाएगा 448। अब ये 448 में और क्या मिलाया जाए 44.4 मिला दिया जाए। उसके बाद में और क्या मिला जाए 0.04। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद में 2 जीरो लगा देंगे, उसका कोई कीमत पर असर नहीं होता। तो 4, ये 4, फिर यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा 8 और 4 12, हाथ का 1, ये 9 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 4 कितना आएगा, 4 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इसका जो सही जवाब आ जाएगा, हम कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं, इसका जो सही जवाब आ जाएगा 4 4 8 होता है, ये तो 12 होता है, 12 बिल्कुल सही है। तो ये जो प्रश्न क्रमांक 29 है, प्रश्न क्रमांक 29 है, इसको हमने क्या किया है 44.4 तो किया है। अच्छा एक काम करते 448 ये भी हो गया, हमने 4.44 लगाना भूल गए। क्या लगाना भूल गए, ये 4.44 लगाना भूल गए। इसमें 4 पॉइंट फिर से 44 अगर लगा देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, क्या होगा हमारा आंसर, ये 500.008, ये कहीं पर भी नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उसके बाद में ये बड़ा अच्छा प्रश्न दिया हुआ है कि अब बिना ऑप्शन पढ़े हम यहाँ पर करेंगे, क्योंकि ऑप्शन हमारे स्क्रीन के ऊपर नहीं आ रहे हैं। काजल 1 घंटे में एक किताब को 1.3 भाग पढ़ती है, वह किताब को 2 and 1.5 घंटे में पढ़ती है, पूरी किताब को 2.5 घंटे क्या करती है पढ़ती है। तो इस किताब का कितना भाग पढ़ना शेष है। अब 1 घंटे में 1.3 भाग पढ़ सकती है, अब 1.3 क्या पढ़ती है वो 1.3। अब यहाँ पर देखो ये जो 1.3 1 घंटे में पढ़ती है, इसका मतलब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं। तो इसका मतलब ऐसा होगा कि इसका मतलब वो क्या करती है, वो क्या करती है 1 घंटे में 1.3 पढ़ती है, तो उसका हम क्या बोलेंगे कई 1 मिनट में कितना पढ़ेंगे वो देखेंगे। तो 1 मिनट में 1 मिनट का 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो ये आ जाएगा, यानी 3 × 60 आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर क्या बोला है कि उसने कितने घंटे पढ़ी है, उसने कितने घंटे 2 घंटे और 1.5। अब 1.5 को अगर हम क्या करते हैं घंटे में अगर कन्वर्ट करते हैं, आवर्स में कन्वर्ट करते हैं, तो 5 1 जा 5 5 12 जा, तो ये 12 मिनट होते हैं। तो 2 घंटे 12 मिनट, 2 घंटे में मिनट कितने हो जाएंगे 120, 120 और 12 कितने हो जाएंगे 132 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 132 हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो 132 बाय 3 × 60, 3 × 60 करते। अब ये 3 × 60 करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा ये हमें शॉर्ट में कितना मिलेगा 11/15 मिलेगा। कितना मिलेगा 11/15 मिलेगा। इसको हम काट देते एक बार, कितना मिला है 11/15 मिला है। 11/15 को क्या करेंगे 1 में से माइनस करेंगे, यानी 1 माइनस। तो इसका अगर हम मान लेते हैं ये दोनों फ्रैक्शन अगर मिल गए, तो यहाँ पर भी एक, इसको 15 करने के लिए ऊपर भी 15 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारा जो डिनोमिनेटर है ये 15 हो जाएगा, मगर ऊपर में 15 - 11 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा 4/15 आएगा। कितना आएगा 4/15 इसका क्या होगा आंसर होगा। 4/15 कहाँ पर लिखा है ऑप्शन नंबर 3 में लिखा है। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्या देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या है, ठीक है यही है क्या, चलो ठीक है यही है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न क्या बोलता है कि
भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना एवं शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 है तो भाज्य क्या होगा? भाज्य क्या होगा? तो यहाँ पर देखो भाज्य का फार्मूला है, भाज्य इज इक्वल टू भाजक मल्टीप्लिकेशन या गुणित भागफल प्लस शेषफल, ऐसा हमारा क्या है सूत्र है। इस सूत्र में अगर डालते हैं तो क्या होगा, जो भाजक है उसका कितना 5 गुना, कितना होगा 5 गुना, कितना होगा 5 गुना। तो ये जो वो कितना है 46 है, तो कितना क्या हमारा इक्वेशन क्या बनेगा 5 मल्टीप्लाई बाय 46, 5 मल्टीप्लाई बाय 46। उसके बाद में ये जो 5 गुना है तो और 5 मल्टीप्लाई बाय 46 करते हैं। अब किसका शेष कितना रहता है, शेष कितना रहता है 46 ही रहता है। तो प्लस क्या करेंगे हम 46 करेंगे, प्लस क्या करेंगे 46 करेंगे, इसको डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 10 कर देंगे, क्या कर देंगे सॉरी डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे। इसका अगर हम पूरा आंसर निकालते तो हमारा पूरा आंसर क्या जाएगा 5336 आएगा, 5336 आएगा। बोर्ड छोटा होने के कारण हमने क्या किया डायरेक्ट आंसर निकाला, जो ऑप्शन नंबर कहाँ पर है 4 में है, ऑप्शन नंबर कहाँ पर है 4 में है। उसके बाद में एक बहुत ही अच्छा प्रश्न फिर से पूछा है, क्या पूछा है कि 1/2 में कितने आधे हैं, 1/2 में कितने आधे हैं। अब 1/2 को क्या करेंगे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो 2 1 जा 2 प्लस क्या करना पड़ता है न्यूमरेटर करना पड़ता है, तो 2 और 1 3/2 हो जाएगा। कितने आधे हैं, कितने यानी मल्टीप्लाई बाय आधा का मतलब 1/2 होता है, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है ऊपर का मल्टीप्लाई और नीचे का मल्टीप्लाई, बराबर है कि नहीं। तो ऊपर का अगर हम क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 3 1 जा कितना होता है 3 और 2 2 जा कितना होता है 4। तो यहाँ पर ये देखेंगे हम क्या देखेंगे 3/4, क्या करेंगे 3/4 करेंगे। अब ये जो 3/4 है क्या है 3/4 है, यहाँ पर हमारे ऑप्शन में क्या नहीं है सिर्फ 3 है, तो इनमें से कोई नहीं, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि यहाँ जो नंबर है ये बहुत ही ईजी है। क्या बोला है 18,28,218 को 18 से भाग करने पर शेषफल कितना है। आप भाग देते जाइए, कैसा करेंगे 18,28,218 डिवाइडेड बाय 18, 18 एकम 18 होगा। उसके बाद में ये 2 लेंगे, जाएगा नहीं तो यहाँ 0 देंगे, फिर से क्या करेंगे 8 लेंगे, 18 दूनी 36 होता है तो एक ही बार जाएगा। इस प्रकार से अगर हम करते हैं तो आपका जो शेष आएगा वो कितना आएगा 12 आएगा। आप टैली कर लीजिए क्योंकि बहुत ही आसान है, इसको सॉल्व कर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा मैं समझता हूँ। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, किसी 2 अंकों की संख्या में दहाई का एक अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है तो दोनों अंकों का योग उस संख्या का एक साथ है, तो इकाई के स्थान वाला कौन सा अंक है। अब यहाँ पर बड़ा घुमा फिरा कर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बड़ा ही घुमा फिरा कर दिया है। तो हम ये मान लेते हैं कि इकाई का अंक क्या ले लेते हैं हम x ले लेते हैं, हम मैथ्स में x बहुत ले लेते हैं, और जो दहाई का अंक है वो क्या है दहाई का अंक 4 से अधिक है तो क्या हो जाएगा x + 4 हो जाएगा क्योंकि 4 से अधिक है। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बनता है, तो ये अगर हम इक्वेशन करते हैं तो इक्वेशन हमारा क्या बनता है x + 4 है ना, प्लस क्या करेंगे x करते हैं तो हमारा क्या बनेगा ये दहाई से है ना 10, उसके बाद में ब्रैकेट में x + 4 प्लस ये ब्रैकेट क्लोज करके x डिवाइडेड बाय 7 लेते हैं। इस प्रकार से अगर इक्वेशन करते हैं तो आपका जो फाइनल जो स्टेप आएगी वो 3x = 12 मिलेगा। अब 3x = 12 है, यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन है, इधर जाएंगे तो 12 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आएगा 4 आएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको पूरे के पूरे प्रश्न अच्छे से समझे होंगे। इसी प्रकार के CTET के प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए प्रश्न हम आपके सामने लेकर आएंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है, बड़ी मेहनत करके हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं। आप अगर हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। और
आप ये जो वीडियो है आप अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या हो सके, इसका फ़ायदा हो सके। नमस्कार।